हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश वासनिक और मैं लेकर आया हूँ पाताल लोक वेब सीरीज का दूसरा एपिसोड। हमने पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे चार लोग मिलकर एक मर्डर का प्लान बनाते हैं, वो भी एक बड़े पत्रकार यानी संजीव मेहरा का। इसी के साथ हाथीराम के परिवार की थोड़ी नोकझोंक भी दिखाई जाती है और चारों को पकड़ भी लेते हैं और चित्रकूट का बहुत बड़ा गुंडा यानी हथौड़ा त्यागी को भी पकड़ लिया गया था। इसी के साथ हम दूसरा एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है हाथीराम से, जो अपने बच्चे को कहता है कि तुम्हें मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, लेकिन उसका लड़का उसकी बात नहीं सुनता और अकेला ही स्कूल चला जाता है। फिर हाथीराम और उसकी पत्नी की थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। फिर हाथीराम कहता है कि मेरे पिताजी तो मेरे को बेल्ट से पिटा करते थे और अपने बेटे को तो मैंने आज तक एक थप्पड़ भी नहीं मारी। फिर हाथीराम घर से निकलने लगता है तो उनके घर उनके साले साहब आ जाते हैं। फिर उनकी पत्नी हाथीराम को बोलती है कि मेरा भाई बहुत दिनों के बाद आया है, तुम थोड़ा बैठो। पर हाथीराम खुश नहीं थे साले साहब आने से और उनको बहुत बड़ा केस भी मिला था। फिर हाथीराम वहां से निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। फिर सीन में त्यागी को दिखाया जाता है, उसकी पूछताछ चल रही थी। उसको पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, तुम किस लिए संजीव मेहरा को मारना चाहते हो, आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। लेकिन त्यागी अपना मुंह नहीं खोलता और पुलिस वाले लाठियां मार मार कर थक गए थे, पर उसने चू भी नहीं किया था। जिसके बाद बाकी लोगों को भी पकड़ा जाता है। फिर लेडीज कांस्टेबल मेरी को बहुत मारती है और पूछती है कि तू इन लोगों के साथ कर क्या रही थी। फिर रोते रोते मेरी बोलती है कि मैंने तो सिर्फ लिफ्ट मांगी थी। फिर कांस्टेबल एक थप्पड़ लगाकर पूछती है कि तुम्हारे पास डॉलर कैसे निकला, लेकिन मेरी झूठ बोलती है कि मुझे डॉलर जमा करने का शौक है। फिर अंसारी कहता है कि तुम्हें डॉलर जमा करने का शौक है, पर तुम्हारे बैग से होटल का टॉवेल कैसे निकला, इसका मतलब यह है कि मारी झूठ बोल रही थी। फिर अंसारी और हाथीराम उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां ये चारों ठहरे थे। फिर वेटर को पूछा जाता है कि तुमने क्या क्या पता है और तुमने क्या क्या सुना था। तो वेटर कहता है कि इन चारों ने पहले ही इतना बहुत बड़ा कांड कर चुके हैं और ऊपर से हमारे होटल का टॉवेल भी चुरा कर ले गए, अब तो उसका पैसा मेरा पेमेंट से ही कट जाएगा। फिर दूसरे कमरे की तलाशी ली जाती है, वहाँ एक कपल ठहरा था, पर हाथीराम इन्वेस्टिगेशन नहीं रखता और धड़ से चला जाता है अंदर। फिर वेटर से पूछा जाता है कि कुछ तुम्हें याद आया। फिर वो बताता है कि एक लड़का काफी परेशान था और फोन पर बोल रहा था कि मुझे मास्टर जी से बात करनी है। एक जन था, वो बहुत सिगरेट पीता था, साले ने तो 3-3 डब्बे फूंक दिए। फिर हाथीराम अंसारी से कहता है कि भाई तुझे सिगरेट पीनी आती है, पर अंसारी और हाथीराम दोनों को ही सिगरेट पीनी नहीं आती थी, लेकिन तोप सिंह से उगलवाने के लिए उसके सामने सिगरेट पीने लगते हैं। फिर हाथीराम कहता है कि देख, कबीर ने सब कुछ बता दिया है कि सारा मर्डर का प्लान तेरा और त्यागी का है और वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। वो बयान दे, इससे पहले तू ही बता दे कि तूने क्या क्या किया है। फिर तोप सिंह को सिगरेट की स्मेल आती है, फिर उसको सिगरेट दी जाती है, लेकिन तोप सिंह कुछ नहीं बताता और जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम्हें सिगरेट पीने की एक्टिंग भी करनी नहीं आती है। फिर तोप सिंह के हाथों पर टैटू बना हुआ दिखता है। फिर हाथीराम पूछता है कि ये सी का मतलब क्या है, तो तोप सिंह बताता है कि सी का मतलब चाकू होता है। तब हाथीराम बहुत भड़क जाता है और तोप सिंह को जोर से चाटा लगाता है और वहां से निकल जाता है। फिर अंसारी और हाथीराम हंसने लगते हैं कि हमने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, पर बातें निकलवाने के लिए हमने सिगरेट पी, इस बात से हंसने लगते हैं। फिर एसएचओ इन दोनों को बुरी नज़र से देखता है और ऐसे सोचता है कि इन दोनों ने कुछ तो गड़बड़ी की होंगी। फिर हाथीराम कांस्टेबल को कहता है कि तोप सिंह के सामने कबीर को मारो ताकि वो कुछ तो मुंह से उगलेगा। फिर सीन में संजीव को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ अपने बॉस से मिलने के लिए आया था, पर न्यूज वालों ने और बोर्ड मेंबरों ने यह डिसीजन ले लिया था कि संजीव को जॉब से हटा देंगे। हालांकि इसके ऊपर इतना बड़ा टॉपिक चल रहा है कि कोई इसे मारना चाहता है, पर इसका बॉस रिजाइन दो और अपना कुछ भी करो, नया चैनल खोलो या कुछ भी करो, ऐसे बोलता है और कहता है कि अब तुम मेरे चैनल में काम नहीं करोगे। तब संजीव बोलता है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा और मेरे रेपुटेशन पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, पर न्यूज के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो संजीव को कुछ गलत शब्द में बोल देता है कि लोगों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है। इसी के साथ अंसारी और हाथीराम कबीर के पास पहुंच जाते हैं और उसको आधे कपड़ों पर बैठा कर रखते हैं। फिर उसके पास ऑपरेशन का एक लेटर मिल गया था, पर हाथीराम को गुस्सा आ जाता है इस बात पर कि कबीर अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है, हालांकि ये तो मुसलमान है। फिर हाथीराम इसी बात का उसको गुस्सा आ जाता है और मुसलमानों के लिए कुछ गलत शब्द बोल देता है। फिर कबीर के कपड़े उतारे जाते हैं, पर वो टॉयलेट कर देता है और कोई चेक नहीं कर सकता कि वो हिंदू है या मुसलमान। पर हाथीराम को बहुत बुरा लगता है कि अंसारी के सामने मुसलमानों के लिए कुछ गलत शब्द बोला मैंने।
फिर अंसारी बोलता है कि एक बार मैं इससे बात करना चाहता हूँ। फिर अंसारी उसके सामने एक बुक लेके चला जाता है और उसको बोलता है कि इसे तुम पढ़ो और कोशिश करो, और बोलता है कि मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो कबीर कहता है कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है। फिर अंसारी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें उर्दू पढ़ना नहीं आता है, क्यों तुम्हारे अब्बू ने सिखाया नहीं क्या? आखिर कबीर को उर्दू पढ़ना क्यों नहीं आती थी, यह हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। अंसारी कबीर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस मर्डर में कोई लेना देना नहीं है, पर तू हमारा सरकारी गवाह बन जा। मैं अपील करूंगा कि तुम्हें जल्दी से छोड़ने के लिए। ये अंसारी का फेंका हुआ पासा काम आ जाता है और बाहर आके हाथीराम को कहता है कि कबीर स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो गया है। बाहर आने के बाद हाथीराम अंसारी से माफ़ी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर अंसारी कहता है कि जाने दो, कबीर बहुत डरा हुआ है इस बातों से और स्टेटमेंट देने के लिए वो रेडी भी हो गया है। इसी के साथ कबीर के पूरे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको बैठाया जाता है और वो बोलता है कि देखो साहब, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है और इन लोगों को मैंने कभी देखा भी नहीं है। मैं तो छोटी मोटी गाड़ियां चुराता हूँ, मैं ये मर्डर जैसा काम कभी कर भी नहीं सकता है। पर हाथीराम और अंसारी पूछता है कि तूने आखिर ये काम किया क्यों, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? फिर कबीर बताने लगता है कि ये काम तो मुझे तारिक ने दिया था। उसने बोला था कि तुम्हें एक गाड़ी चुरानी है और 3-4 लोगों को अपने गाड़ी में 2-3 दिन घुमाना है और काम होते ही उस गाड़ी को ठिकाने लगाना है। फिर ये तारिक कहाँ पे मिलेगा? तो कबीर बताता है कि ये तारिक चांदनी चौक में मिलेगा। फिर अंसारी पता करने के लिए चांदनी चौक चला जाता है। कबीर से आगे के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हें संजीव मेहरा को मारने का ऑर्डर मिला था, लेकिन तुमने उसे मारा क्यों नहीं? कबीर कहता है कि मुझे तो यही कहा गया था कि 3-4 दिन इनको घुमाना है। फिर मुझे त्यागी के पास एक गन दिखी और मुझे डर लगने लगा और डाउट भी होने लगा, और तोप सिंह तो संजीव की लगातार फोटो खींचने लगता है। त्यागी भी फोन पर बार बार बातें करने लगता है कि मेरी बात कराओ, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूँगा। इसी बात से वो लड़ रहा था और मुझे कोई भी हालत में उनके साथ बात करनी है, ये बार बार वो फोन पे बता रहा था। फिर हाथीराम कहता है कि मास्टर जी से बात करनी थी क्या? तब कबीर कहता है कि हाँ, त्यागी भी ऐसा ही कुछ फोन पे बोल रहा था कि मुझे मास्टर जी से बात करनी है। फिर हाथीराम और अंसारी को डाउट होता है कि आखिर संजीव को मारने की सुपारी दी गई थी, पर इन लोगों ने मारा क्यों नहीं? फिर अंसारी और हाथीराम बाहर आकर बातें करने लगते हैं कि ये सारी शुरुआत तो त्यागी से शुरू हुई होंगी, हमें चित्रकूट जाकर उसकी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। फिर हाथीराम हेडक्वार्टर जाता है परमिशन के लिए कि मुझे चित्रकूट जाना होगा और त्यागी के बारे में कुछ छानबीन करनी होगी, और उसका रिलेशन तो बड़े बड़े लोगों से भी है। बाकी के जो 3 लोग हैं जैसे तोप सिंह, उसको कवर के लिए रखा होगा, और कबीर को गाड़ी चुराने के लिए, और एक वो लड़की थी उसको रखा होगा कि लड़की देखकर उनको कोई रोके ना। लेकिन हेड ऑफिस का ऑफिसर हाथीराम को बोलता है कि तुम्हें इन चीजों में आखिर पढ़ना क्यों है और जल्दी से जल्दी ये केस फटाफट क्लोज करो। तो हाथीराम कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा लीड्स है, आप मुझे चित्रकूट जाने की परमिशन दो, बस बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर हेड ऑफिस से उसको परमिशन मिल जाती है। फिर संजीव को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कि इन चारों को तुम पहचानते हो या नहीं। फिर चारों को खड़ा करके संजीव उनको देखता है, पर वो चारों को नहीं पहचानता। फिर संजीव हाथीराम से पूछता है कि आखिर ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? तो हाथीराम कहता है कि इनको तो तुमको मारने के लिए ऑर्डर मिला था, तुम पुलिस के सेफ्टी में रहो क्योंकि मामला बहुत गर्म है। असल में हाथीराम का बेटा संजीव के बनाए गए स्कूल में पढ़ता था, इसे संजीव को कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और ये हाथीराम छोटा सा पुलिस वाला। फिर सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हाथीराम का बेटा पढ़ाई करता था और उसको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और बाकी लड़के उसको चिढ़ाते भी है हाथीराम के नाम से। फिर स्कूल को छुट्टी हो जाती है, वह हाथीराम अपने बेटे को लेने के लिए आता है। वो कहता है कि गाड़ी में बैठ जा, पर वो अकेले ही निकल जाता है। फिर बाद में वो गाड़ी में बैठ जाता है, पर हाथीराम की गाड़ी चालू ही नहीं होती। फिर हाथीराम को अंसारी का कॉल आ जाता है कि मेरी की मुझे कॉल डिटेल्स मिल गई है, और उसने एक ही नंबर पर बहुत बार कॉल किया था, वो है रेलवे स्टेशन। आपके आसपास रेलवे स्टेशन होगा तो वहां जाकर आप पता करो। फिर हाथीराम अपने बेटे को कहने ही वाला था कि मुझे काम है, तुम चले जाओ। ये बात कहने से पहले ही उसका बेटा वहां से निकल जाता है। फिर संजीव मेहरा को दिखाया जाता है जो कि त्यागी और उनको देखकर काफी डर गया था। फिर वो सारा को फोन लगाता है और पूछता है कि तुम मेरे लिए एक काम करोगी क्या। फिर हाथीराम को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर जूस वाले के पास पहुंच जाता है, वहाँ वो नंबर रजिस्टर था। जूस वाला बताता है कि ये काम तो बहुत साल पहले होता था, यानी बिना आईडी के सिम बांटने का, लेकिन आज के टाइम पे ये काफी सख्त हुआ है। फिर हाथीराम चिल्लाता है कि ये काम तो इनलीगल है, तू क्यों करता था, और तेरे पास किसी इंसान की डिटेल्स भी नहीं है, तू देख तेरे पास होंगी तो, नहीं तो मैं तुझे थाने में डालता हूँ। तो जूस वाला कहता है कि साहब ये काम बहुत साल पहले होता था, हजारों कस्टमर थे, किस किस की डिटेल्स रखे। फिर सेम टाइम पर अंसारी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को लेकर चांदनी चौक आ गया था तारिक को पकड़ने के लिए, पर
फिर एक ऑफिसर तारिक को देख लेता है, लेकिन तारिक भागने लगता है। फिर अंसारी बाइक से उसे पकड़ने लगता है। फिर बाइक चलाते एक लड़की सामने आ जाती है और अंसारी का एक्सीडेंट हो जाता है। हाथीराम को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तेरे चक्कर के अंदर में वो भाग गया, ऊपर से वो मुसलमान भी था, हर जगह सिस्टम के अंदर तुझे गालियां दे रहे हैं, ऊपर से वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके परिवार ने भी नौटंकी चालू कर दी है कि पुलिस वालों ने मेरे बेटी को ठोक दिया। फिर अंसारी बताता है कि मेरी वहाँ पे कुछ भी गलती नहीं थी और वो लड़की ही बीच में आ गई थी और उसको कुछ भी चोट नहीं लगी थी। फिर सेम टाइम पर लेडीज कांस्टेबल को दिखाया जाता है। वहाँ पर सारा आ चुकी थी और उसको एक केक देती है। इसका भी रीजन था कुछ, वो बाद में पता चलेगा। फिर संजीव के घर पूजा चल रही थी कि उसे कोई मारने वाला है, इसी के लिए शांति के लिए पूजा चल रही थी। लेकिन संजीव पूजा को छोड़कर कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलने लगता है। फिर उसकी पत्नी उसे रोकती है, पर संजीव उसकी बात नहीं मानता और निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद फिर संजीव सारा के पास पहुंच जाता है। सारा इसलिए केक लेके गई थी कि वो चारों क्रिमिनल के नाम पता कर सके। फिर सारा पूछती है कि वो चारों दिखने में कैसे थे, तो संजीव बताता है कि दिखने में तो वो बहुत बड़े क्रिमिनल लग रहे थे, उनकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था और मैं भी काफी डरा हुआ था। ये लोग मुझे मार देते तो अभी की परिस्थिति क्या होती। फिर इन दोनों के बीच छोटा मोटा मूवमेंट होने लगता है। फिर सारा पीछे हट जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो और एक अच्छा आदमी हो। इसी के साथ ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर हाथीराम अपने घर आ जाता है, देखता है कि उसके साले ने घर का माहौल रंगीन बनाया था और उसने एक मशीन लाया था जिससे सोडा निकलता है और वो अपने बहन को दिखाने लगता है। फिर सीन में एक ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ टीनेज वाले लड़के खड़े रहते हैं और वहाँ एक बड़ा लड़का था जो बहुत होशियारी मार रहा था। तो वो बोलता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहता हूँ। एक बार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था तो मैंने उसको बंदूक दिखाई तो सब भाग गए थे। फिर राजू बंदूक दिखाकर उनको डराने लगता है। फिर सिद्धू उसके पास जाकर बोलता है कि भैया मुझे बंदूक दो ना, क्योंकि मुझे पापा भी बंदूक नहीं देते। फिर राजू उसकी इंसल्ट कर देता है कि सिद्धू देख, तुझे अगर बंदूक चलानी है तो तुझे उसके पहले अपने अंदर दम लाना होगा। सीन में हाथीराम और अंसारी को दिखाया जाता है। जो तोप सिंह के पास जो आईडी मिली थी उस एड्रेस पर हाथीराम जाना चाहता था। फिर अंसारी बोलता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा, पर हाथीराम डांट कर कहता है कि तू यहाँ पर ही चुपचाप बैठा रहेगा। फिर हाथीराम बाहर आकर देखता है तो बाकी पुलिस वाले अंसारी की इंसल्ट करने लगते हैं। अंसारी भी एक मुसलमान है और तारिक भी एक मुसलमान है, कहीं उसने जानबूझकर तो नहीं भागने दिया उसको। फिर हाथीराम अंसारी को वहाँ पे बुला लेता है और कहता है कि अंसारी ऐसा नहीं है, वो तो इस केस के लिए काफ़ी सीरियस है और काम के लिए भी ज़्यादा सीरियस है। इसी के साथ हाथीराम और अंसारी तोप सिंह के घर पहुंच जाते हैं और उसकी मामी और मामा रहता है वहाँ पे। उसकी मामी तो उसको गालियाँ देती है कि उसने अपने गांव में इतना बड़ा कांड किया है तो उसे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। फिर उसका मामा कहता है कि तोप सिंह मेरे पास आया तो मैंने काम पर रख दिया, लेकिन वो घापला करने लगा तो मैंने उसे निकाल दिया। फिर हाथीराम उसके मामी को कहता है कि ऐसा गांव में क्या हुआ था, तो उसकी मामी कहती है कि ये सब तो उसके चाचा को पता होगा, आपको तो वहाँ पंजाब जाना पड़ेगा तोप सिंह की जानकारी के लिए। फिर एसएचओ के सामने अंसारी और हाथीराम आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बोलता है हाथीराम कि मुझे चित्रकूट जाना है और अंसारी को पंजाब भेजना बहुत जरूरी है। तो एसएचओ कहता है कि तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी, तो हाथीराम कहता है कि मैंने ऑलरेडी हेडक्वार्टर से परमिशन ले ली है। फिर एसएचओ भला बुरा बोलता है, तुम लोगों को परमिशन मिल गई तो तुम मेरे पास आए क्यों, तुम लोग तो वहाँ के ज़्यादा ही खास हो चुके हो और वहाँ पे ही रिपोर्टिंग जाकर करना। फिर सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पर अंसारी को पंजाब निकलना था और हाथीराम को चित्रकूट जाना था। फिर अंसारी को फील हो रहा था कि हाथीराम और एसएचओ में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। तो हाथीराम बताता है कि एसएचओ मेरा काफ़ी पुराना दोस्त था और हमने एक ही स्कूल से पास आउट किया था, पर एसएचओ काफ़ी टोपीबाज आदमी था, टोपी सबको पहना कर रखता था और अपने सीनियर के तलवे चाट कर वो एसएचओ बन गया और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसीलिए मैं एक जूनियर ऑफिसर हूँ, लेकिन तू पढ़ाई कर और बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जा। अब भी हाथीराम को वो फीलिंग याद थी कि कैसे वो मेरा दोस्त था और अब मुझे उसे सलूट मारना पड़ता है। फिर हाथीराम और अंसारी अब अपने लक्ष्य पर निकलने लगते हैं। फिर लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नदी के अंदर जो फोन फेंका गया था वो मिल गया था और वहाँ पे मास्टर जी का नंबर भी रहता है। इसी सस्पेंस के साथ हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं आगे के एपिसोड में। बाय बाय।